इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 70 और भाई पेज नंबर है 3.96। ठीक है, एडमिशन पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू अ रिजर्व अकाउंट। ये मेरे पास यहाँ पे नई चीज़ आ गई। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि अब जैसे ये 1/2 दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ, 1/6 दिया हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरीके से काम करूँगा। 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। ठीक है, एलसीएम ले लूँगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 इज टू 3, 2 जा और 1 जा। ठीक है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 3:2:1। सिर्फ इतनी सी बात को मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि मानो मैंने कहा कि सपोज़ करते कि हमारी फर्म ने 6 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो 6 रुपये में भाई 3 रुपये तो कौन लेके जाएगा, ए लेके जाएगा। इसमें से भाई 2 रुपये कौन लेके जाएगा, बी लेके जाएगा। और 1 रुपये कौन, रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन में हम फिर से आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू रिजर्व अकाउंट। इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे फर्म में कौन आता है, सी आता है एज अ न्यू पार्टनर। कब, 1 अप्रैल 2024 को सी हमारे पास न्यू पार्टनर आता है। एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज अंडर। क्रेडिटर्स दिए हुए मुझको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब मेरे पास वो खर्चे जो मैंने कर दिए लेकिन अभी मैंने उनकी पेमेंट नहीं करी, 12,000। पहले से ही रिजर्व भी दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का। आगे कैपिटल है 3,21,000 रुपये, 2,02,000 रुपये। ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ पर मुझको कैश एट बैंक दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। डेटर्स मुझको दिए हुए हैं 2,20,000 रुपये के। स्टॉक मुझको दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट है मुझको यहाँ पे 10,000। प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000। बिल्डिंग है मेरे पास 2 लाख। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 10,000। ठीक है सर। मैं सबसे पहले क्वेश्चन के एंड में पहुँच जाता हूँ कि मुझको बनाना क्या है। मुझको बोला है कि मुझको बनाना है भाई रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्मेट तैयार कर लूँगा। ठीक है, पहला काम मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्मेट तैयार कर लूँगा। अब मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला वाला पॉइंट बोल रहा है स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10,000। वर्ड क्या आ रहा, अंडर वैल्यूड। अगर कोई चीज़ अंडर वैल्यूड है तो मुझे उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं एक तो स्टॉक को हाईलाइट कर लूँगा, एक मैंने यहाँ पर स्टॉक को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, पहला। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैड बीन omitted ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्लांट एंड मशीनरी में क्या लगना था, डेप्रिसिएशन, वो हमसे छूट गया। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल। जैसे 15,000 फ्रॉम राम, बैड टू द फुल एक्सटेंट। 20,000 फ्रॉम शाम, इंसॉल्वेंट, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40,000। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास डेटर्स से आ रहा है। मैं भाई यहाँ पे डेटर्स को भी ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। तो मैंने पहला वाला पॉइंट देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। अच्छा, ये है क्रेडिटर्स इंक्लूड कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 50,000 विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹45,000 कंटीजेंट। तो एक मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है किसका, क्रेडिटर्स का। इसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। क्लियर हो गई बात, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का आ रहा है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 7,000। क्वेश्चन खतरनाक सा लग रहा है ये। इन्वेस्टमेंट हो गए यहाँ पे, इसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। गुडविल है पूरी फर्म की, इज़ वैल्यूड एट ₹60,000।
हाउएवर सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट है, सी इज़ गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब मुझको यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। इक्वली दिया हुआ तो मैं इसको सेक्रीफाइस रेशियो समझ लूँगा। सी इज़ टू ब्रिंग कैपिटल, और क्या लेकर आता है, प्रोपोर्शनेट। अब जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनेट देख रहे हो तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल 2 बार क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ रही ना वो बात मेरी? प्रोपोर्शनेट टू इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट हो गए तैयार। आपने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं मान के चल रहा हूँ आपने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी बैलेंस शीट भी हो गई तैयार। करना किस तरीके से, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ था नहीं ऐसा, है ना। सबसे पहले मुझको यहाँ पर क्या दिखता है भाई, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट थी। सबसे पहली वाली बात, क्रेडिटर्स की जो एडजस्टमेंट है वो कौन से नंबर की है, ये है 3rd नंबर वाली, ये है 3rd नंबर वाली। तो सबसे पहले मैं आपके साथ 3rd नंबर वाली एडजस्टमेंट पहले मैं डिस्कस करता हूँ, करना आपको खुद सॉल्व है। 3rd नंबर वाली एडजस्टमेंट को भाई समझना, तो वो मुझको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक्स है व्यक्ति, ये कोई वाई है, ठीक है। ये दोनों मतलब भाई है, मान लो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। अभी कोई फैसला नहीं आया, ध्यान से मेरी बात को समझना। कोई कोर्ट केस चल रहा है इन दोनों के उसमें, लेकिन अभी कोई क्या आया, फैसला नहीं आया, ठीक है। इन दोनों के साथ कोई क्या चल रहा, कोर्ट केस चल रहा है। अब कुछ टाइम बाद फ्यूचर में क्या हुआ कि मान लेते हैं ये कोर्ट केस हार गया, एक्स ये कोर्ट केस क्या हो गया, हार गया, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि भैया आपको एक्स ने क्या करना है, आप एक्स क्या करोगे, वाई को आप 100 रुपीज़ पे करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोर्ट केस चल रहा था किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कोर्ट केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेके, मान लेते हैं। अब ये एक्स क्या हुआ, ये इस कोर्ट केस को हार गया, ये इस कोर्ट केस को हार गया। कोर्ट ने कहा कि एक्स आप क्या करोगे, वाई को 100 रुपीज़ पे करोगे। तो उसकी लायबिलिटी कब आई, जब ये हारा। अगर ये हारता नहीं तभी लायबिलिटी आती नहीं आती। तो जो ऐसी कोई लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड हो उसको मैं बोलता हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? जो फ्यूचर पे डिपेंड हो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, ए प्लेस से वो बी प्लेस की ओर अपनी कार से जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसका किसी बाइक वाले के साथ। अब इसको बाइक वाले को 10,000 रुपीज़ देने पड़ रहे। तो ये भी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। जब इसने एक्सीडेंट किया तो इसको पैसा देना पड़ रहा, एक्सीडेंट नहीं करता तो नहीं पे करता। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही? मैं बुक में वापस अकाउंट नहीं बनता था, मतलब किसका आपका, मतलब फ्यूचर में कुछ लॉस वगैरह हो गया तो उसके लिए नहीं वो अलग चीज़ है। पहले आप ये समझे कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, यह क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कंटीजेंट। तुम अभी सिर्फ इतना समझो कि कंटीजेंट लायबिलिटी मेरे पास वो लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रही है। कितने रुपए की थी, 50,000 रुपीज़ की थी। क्रेडिटर्स में आपके पास कंटीजेंट लायबिलिटी थी 50,000 रुपीज़ की, मतलब आपने किसी के 50,000 रुपीज़ देने थे, विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹45,000। भाई देने कंटीजेंट लायबिलिटी तो थी 50,000 रुपीज़ की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया आप सिर्फ कितना दो, 45,000। तो आपके चेहरे पे तो खुशी आ जाएगी। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो आप फटाफट से इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दोगे एन प्लस साइड पर। क्या आपको ये बाई क्रेडिटर्स 5,000 समझ में आई या नहीं आया? और नेक्स्ट वाली फिर आप तुरंत बैलेंस शीट में जाओगे और वहाँ पर क्रेडिटर्स माइनस करके दिखा दोगे। आपके पास पहले क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे? पहले आपके पास जो क्रेडिटर्स थे भाई वो थे 1,65,000 रुपये के, ये थे ना 165,000। इसमें से 50,000 की तो कंटीजेंट लायबिलिटी थी और बाकी कितना बचा, 1,15,000 यही बचा। अब आपको इस 50,000 की जगह से 45,000 देने को कोर्ट ने कहा, आपका यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। आ रहा समझ में? कैसे पढ़ोगे? फ़ायदा हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हुई। कोई दिक्कत तो नहीं, कर पाओगे इस पॉइंट को? प्रोविजन में होता है। आ रहा इतना समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। फ़ायदा हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हुई। तो हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ जो आपने पूरा कंप्लीट किया,
आपने उसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर भी दिखाया बाय क्रेडिटर्स लिख के, और नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट पर आपने 160 भी दिखाया। ये समझ में आया? तो हमने यहाँ पर अपना ये थर्ड वाला पॉइंट हम पूरा कर लिया। ठीक है, मैं हमेशा एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। क्रेडिटर्स वाली बात हो गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आती है। ये वो खर्चे हैं जो मैंने क्या करने हैं बताओ, जो मैंने कर दिए लेकिन अभी इनकी पेमेंट देनी बाकी है। क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ? अब इसकी ट्रीटमेंट देखना ध्यान से, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया। ठीक है सर। इसके बाद आ गया मेरे पास क्या? वही रिजर्व आ गया। रिजर्व है मेरे पास 90,000 रुपीज़, लेकिन रिजर्व से पहले हम कैपिटल लिख के चलते हैं, है ना? तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में जाऊंगा, मैं लिख दूंगा भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले मुझे बताऊँ यहाँ तक कोई दिक्कत? और रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, ये मैंने बांट दिया। कितना था भाई? 90,000 था, तो मैं कर दूंगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय उनका रेशियो क्या था? ये मैंने निकाला था ना, 3:2:1 था, तो 3:2 में बांट दूंगा, है ना? तो मैं कर दूंगा भाई 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, करो कैलकुलेट, और ये कर दूंगा मैं 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कितना आ रहा? 54,000 ये आ रहा, और 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 36,000। क्या इतने में कोई दिक्कत है आपको? 54,000 और ये 36,000 समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने भाई अपनी ये जो लिएबिलिटी वाली साइड थी ये तो पूरी कंप्लीट मैंने कर दी। ठीक है, अब मैं पहुँच जाता हूँ इस तरफ। अभी मैं कैश एट बैंक को क्या करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये कैश एट बैंक है, मैं सिर्फ इसको लिखूंगा, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करूँगा। मैं यहाँ पर कैश एट बैंक तो लिख दूंगा, लेकिन अभी इसकी मैं यहाँ पर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रफ में कहीं पर ऐसे करके लिख सकते हो। रफ में आपने कहीं पर लिख दिया कैश एट बैंक, रफ में आपने कहीं पर लिख दिया कैश एट बैंक इस तरीके से, और स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर लिख दिया 20,000, बस ये रफ में लिख दिया आपने अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक के बाद भाई मेरे पास है डेटर्स। अब डेटर्स के बारे में एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, प्रोविज़न वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट। तो देखना क्या बोलते हैं। इन रिस्पेक्ट टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल। बैड तो मतलब वो है जो मेरा पूरा पैसा डूब ही गया, डाउटफुल वो है जो डूब भी सकता है नहीं भी डूब सकता। बैड तो डूब गया, इसको तो पूरा ही माइनस करना पड़ेगा। डाउटफुल के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? प्रोविज़न बनाना पड़ता है। फिर से बताऊं, देखो डेटर्स वो है जिनको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं। जब आप क्या करोगे, क्रेडिट सेल्स करोगे, सामने वाली पार्टी मेरे पास क्या बन जाती है? डेटर्स बन जाती है। अगर उसमें से कोई मेरा पूरा ही पैसा डूब गया तो ये तो मेरा पूरा ही लॉस। अगर जो पैसा डूब जाएगा, जो फॉलोइंग डेट्स प्रूव जो बैड हो जाएंगे, जो डेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? बैड हो जाएंगे, तो भैया ये तो मेरे पास क्या हो गया? लॉस हो गया सर। और जो डाउटफुल है उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए मुझे प्रोविज़न बनाना पड़ता है। अब आया समझ में? अब ये लिखा हो 15,000 ड्यू फ्रॉम राम। 15,000 मुझको देने थे राम ने, बैड टू द फुल एक्सटेंड, मतलब 15,000 के 15,000 मेरे डूब गए। 15,000 के 15,000 भाई मेरे डूब गए। समझ में आया? तो ये मेरे पास बैड डेब्ट्स हो गया, ये नुकसान हो गया। तो नुकसान में कहाँ पे दिखाता हूँ? रिवैल्यूएशन में। ये 15,000 ये आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा है समझ में? अभी इसका डबल इफेक्ट भी समझाऊंगा आपको, यहाँ से माइनस कर डबल इफेक्ट, मतलब यहाँ पर भी तो दिखाना पड़ेगा। आपने डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस कर दी, ये कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद भाई मैं दूसरे वाले पे पहुँचता हूँ। 20,000 मुझको देने थे शाम ने, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया। उसके एस्टेट टू पे ओनली 40%। ध्यान से मेरी बात को समझना। देने थे कितने? 20,000। सुनो बात, 20,000 रुपीज़ उसने क्या करने थे? देने थे। अभी एक्सपेक्टेड टू पे कि वो सिर्फ 40% देगा। कितना देगा? 40%। तो मुझे प्रोविज़न कितना बना के चलना पड़ेगा? क्यों? मतलब 40% तो आपको मिल जाएंगे ना। हाँ। 20,000 थे भैया मुझे शाम से, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे 40% तो दे देगा, तो कितना नहीं देगा? तो 60%, तो मतलब वही तुम्हें प्रोविजन 12,000 है वो। कितना आ रहा? 12,000 आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। कैसे करके कैलकुलेशन करी हमने? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60,
तो वो बचा हुआ अमाउंट है उसको 20,000 से माइनस ये समझ गए आप 12,000, और ये 12,000 मैंने यहाँ से माइनस किया, ये आप समझ गए। ये मेरे पास फाइनल फिगर यहाँ पे 193 यहाँ पर आ जाएगी। आराम आराम से करना है, साफ साफ काम करके चलना है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके साथ कैश एट बैंक को तो अभी रफ में लिख दिया, डेटर्स हमने कर लिया। अब हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक पर भी पॉइंट है। तो ये अंडर वैल्यूड हो रखा था। देखो आपने पेपर में क्या गलती करी, अब उस चीज़ को यहाँ पर समझना। अंडर वैल्यूड होने के बाद स्टॉक कहाँ पहुँचा हुआ, 1,80,000। ध्यान से मेरी बात को समझो, मेरा स्टॉक पहुँच गया कितना, 1,80,000। 10% अंडर वैल्यूड होने के बाद, सेंट परसेंटेज में जो सेंट होता है उसका मतलब होता है 100। परसेंटेज में जो क्या होता है, सेंट होता है, सेंट का मतलब क्या है, 100। तो कोई चीज़ अगर 10% से कम हो रखी तो आप बोलोगे भाई वो 90 है। नहीं आया समझ में आ रहा? तो मैंने 1,80 डिवाइडेड बाय 90 लिखा, ये समझ में आया। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सही करने के लिए 100 से। आ रहा समझ में? करो फिर इसको सॉल्व। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 लाख आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे समझना। यहाँ पर स्टॉक मुझको दिख रहा था 1,80,000 रुपये का स्टॉक। भाई मुझको यहाँ पर क्या दिख रहा था, 1,80,000 रुपये का दिख रहा था। और बुक ने मुझको कहा कि जो स्टॉक है वो क्या हो रखा, अंडर वैल्यूड हो रखा है 10% से, मतलब 10% से कम रिकॉर्ड हो रखा है। तो मैंने लिखने का तरीका देखना, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 180। मैंने दिमाग लगाया कि अगर कोई चीज़ 10% से कम है तो वो 90% होगी। अब आप मुझे बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे उसको एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना मुझे उसकी। आ रहा है समझ में? तो अब मुझे कहीं ना कहीं 1,80 से क्या करना पड़ेगा, 2 लाख। तो स्टॉक मुझको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? 20,000 होगा तो तो हाँ। 20,000 रिवैल में लिखेंगे हम। हाँ, रिवैल्यूएशन में मेरा क्या हो गया, 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय स्टॉक 20,000 रुपये, और नई वाली बैलेंस शीट में मैं स्टॉक लिखूंगा 2 लाख रुपए का। नहीं आया समझ में? आया? तो आपने क्या गलती करी थी उसको ध्यान में रखना। स्टॉक वाला पॉइंट मैंने बता दिया। अगला है भाई इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 10,000 रुपीज़ के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये मैंने स्टॉक वाला पॉइंट आपके साथ कर लिया। इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने के थे इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज़ के थे। इसका हाफ क्या हो गया, 5,000। वो इसको ले गए 3:2 में, मतलब एक 3,000 में ले गया, एक 2,000 रुपये में ले गया होगा। इतना मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जो बाकी का जो बचा उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7,000 हो गई। तो देखो मेरे पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट था भाई वो मेरे पास था 10,000 रुपीज़ का था इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में ये देखो, यहाँ पर मुझे जो इन्वेस्टमेंट मुझको यहाँ पे दिया हुआ 10,000 रुपीज़ का दिया हुआ। इसमें से ये बोलते हैं कि हाफ इन्वेस्टमेंट, इसमें से बोलते हैं हाफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 5,000 रुपीज़ का पार्टनर्स ले गए अपने रेशियो में। उनके रेशियो क्या थे भाई, 3:2 थे। तो एक बंदा लेके चल जाएगा 3,000 के हिसाब से, दूसरा लेके चल जाएगा 2,000 के हिसाब से। और जो बाकी का बचा इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई, 7,000 रुपये में। तो ये तो मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। नहीं आया समझ में? पक्का? और हमेशा याद रखना, जब कोई पार्टनर्स कोई असेट्स लेके जाता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। क्या आपको टू इन्वेस्टमेंट ये समझ में आया? पक्का? याद रखना कि जब भी कोई पार्टनर्स असेट्स लेके जाएगा तो आप उसकी कैपिटल को हमेशा क्या कर दोगे, कम कर दोगे, L माइनस में आएगा। टू इन्वेस्टमेंट 3,000, 2,000 आपको समझ में आया? नहीं आया? और जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट था भाई ये वाला, इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई, 7,000 रुपये में। तो आपको 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ये 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो जब फ़ायदा होता है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन में दिखाता हूँ। तो आपको बाय इन्वेस्टमेंट ये 2,000 समझ में आया या नहीं आया? पक्का? नई वाली बैलेंस शीट में मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा 7,000 रुपीज़ का। अब ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? पक्का? ठीक है। तो मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी कर लिया। अब हम देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखते हैं सेकंड वाला पॉइंट जो है कि डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैज़ बिन ओमिटेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगना था, लेकिन वो ओमिट हो गया, है ना। आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए या रिकॉर्ड नहीं करा, जो भी। अब विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट अर्निंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। तो आप बोल रहे हो कि अब सही करने के तो लगाना पड़ेगा, तो मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो ये तो मेरा नुकसान हो गया। नुकसान में कहाँ पर दिखाता हूँ,
टू प्लांट एंड मशीनरी। पूरा क्यों लेगा? पूरा ही तो लगेगा 30,000 रुपीज़ का। ये देखो ना, डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज़ का नहीं है अच्छा, डेप्रिसिएशन 30,000 का। अच्छा ठीक है। भाई। प्लांट, ये जो आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी था 1,50,000 का था, इसमें डेप्रिसिएशन लगना था 30,000, लेकिन वो ऑमिट हो गया। हाँ, हम ठीक इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, अब हम उसको कर रहे हैं। तो 1,50,000 में से मैंने कहा भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,000 आपको समझ में आया। ठीक। और नई वाली बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000। हाँ। करना तो नहीं है, कर लोगे ना खुद। हाँ। हर एक चीज़ समझ में आ रही है कि कौन सी चीज़ क्यों आ रही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला कर लिया भाई, ये सेकंड वाला कर लिया, थर्ड मैंने कर लिया, फोर्थ मैंने कर लिया, फिफ्थ मैंने आपके साथ कर लिया। अब बिल्डिंग के बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस बिल्डिंग के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग, या वहाँ पे जाके सेम ऐसी कॉपी पेस्ट कर देना, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग, ये लिख दिया आपने। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, जो तुमने अभी टेस्ट में भी गलती कर रही थी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है आपको, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल अकाउंट में पड़ता है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक नोट में लिखा के बता देता हूँ, सुनना भाई ध्यान से। अगर आपको यहाँ पर दिख जाए जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे क्या दिख जाए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये आपको दिख जाए, या आपको दिख जाए भैया गुडविल, या आपको दिख जाए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर हो रहा? तो ये तीनों को ही आप लोग क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। समझ में आया? ओल्ड रेशियो में क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। और राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि मैं इसको अपनी बैलेंस शीट से हटा रहा हूँ, और ये क्या कर देगा, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देते हैं। समझ में आया? जैसे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो आप इसको डेबिट साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पर, तो आप लिख दोगे ऐसे ही, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 6,000 और 4,000। इतना समझ में आया आपको? तो हमने यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट अपनी एक तरफ से, और हमेशा इसी तरीके से काम करना, एक तरफ से करना स्टार्ट करना, इससे कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, सब। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 60,000 रुपीज़ है। हाउ एवर सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ अ गुडविल इन कैश। तो सीज करंट अकाउंट, तो हम उसके करंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो उससे पहले मुझको क्या निकालना पड़ेगा, सी शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। सी शेयर ऑफ भाई गुडविल निकालनी पड़ेगी। पूरी फर्म की कैपिटल क्या थी, सॉरी गुडविल क्या थी, 60,000। इसका शेयर क्या था, सी का शेयर था भाई, सी का शेयर क्या था, दिया ही नहीं था। अगर सी का शेयर नहीं दिया हुआ तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर सी का 1/5, सी का शेयर क्या दिया हुआ, 1/5 दिया हुआ, तो मैं कर दूंगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करना, 60,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना आ रहा, 60,000 है 12,000 रुपये। तो जब वो नहीं लेकर आता तो मैं लिखता हूँ सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के नाम, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। इतना समझ में आ रहा है? और हमेशा मैं इसको कौन से रेशियो में बांटता हूँ भाई, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटता हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो में। क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी कि सेक्रीफाइस रेशियो मुझको गिवन थे इक्वल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, सी इज गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो मैं 12,000 को सीधा ही लिख सकता हूँ 6,000 और 6,000, 12,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6,000 और 6,000। तो आपको कम से कम ये वाली बात भी मेरी समझ में आ जाएगी कि बाय सीज करंट ये 6,000 कहाँ से है, आया समझ में? मैं आपसे पूछूंगा ये काहे के, तो आप मुझे बोलोगे भाई ये गुडविल के हैं, ये 6,000 रुपये गुडविल के। जब सी नहीं लाया तो हमने उसकी कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपके साथ ये 6th वाला पॉइंट भी, क्वेश्चन लेंदी लग रहा है लेकिन है नहीं, उतना आराम से हो सकता है जब आप समझ के क्या करोगे। ये कर लिया। फिर है सी इज गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, और सी बोलता है कि मैं अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊँगा, बस खत्म। आप रिवैल्यूएशन कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, ये सब हमने कर लिए। टोटल 57,000 आ गया, राइटिंग सही रखना, 50,000 यहाँ पर भी लिखोगे, 50,000 यहाँ पर भी लिखोगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, आपकी डेबिट वाली साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी होती है ध्यान से समझना, डेबिट वाली साइड बड़ी होने का मतलब n-, तो आपका आंसर हमेशा नुकसान ही आने वाला है। देखो आपकी डेबिट वाली साइड बड़ी है किससे, क्रेडिट वाली साइड से, आंसर आपका क्या आ रहा, लॉस ही आ रहा।
आपने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल, 18 और 12,000 रुपये, वही 3:2 पर बांटा होगा आपने। आ रहा है समझ में? अगर आप इस 30,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 तो क्या आ जाएगा 18,000 और 12,000। क्या ये समझ आया आपको? पक्का? ये 3:2 समझ में आया? अब ना हमको ना बोल बोल के काम करना होता है, जितना हम बोलेंगे उतना मुझे समझ में बात और अच्छे से आएगी। कि रिवैल्यूएशन में भाई मेरा क्या आया, नुकसान आया। रिवैल्यूएशन में मेरा क्या आया, नुकसान आया। तो मैं बोलता हूँ इसको बार बार कि ये जो भाई लॉस आया है ना, ये क्या पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। ये जो भैया लॉस आया है कितना 18,000 और 12,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। तब ये L माइनस में आएगा। जिस दिन मैं ऐसा बोलने लग जाऊँगा ना, मुझे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना कि भाई ये नुकसान हुआ तो कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नहीं आया समझ में? मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि यार ये मुझको रिवैल्यूएशन में क्या है, नुकसान आया। मुझे कैसे पता चल रहा नुकसान का? ये देखो मेरी N माइनस वाली साइड मेरे खर्चे, तो मतलब मेरा नुकसान तो ज़्यादा हुआ, इनकम एंड गेन मेरी कम हुई। तो इसमें से मैं इन तीनों को माइनस करूँगा तो नेट में मेरे पास बाय लॉस आ रहा, और इस लॉस को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल में, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पर भी सेम वही करूँगा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखूँगा, हर साइड का टोटल करूँगा। ए का टोटल इसको माइनस कर दूँगा, इनको पूरा। ये तो आपको आता है, ये कर लेना, ये कर लेना। ये बच गया आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे मेरे हिसाब से। ए का क्रेडिट का टोटल करोगे, ए का डेबिट से माइनस कर दोगे। बी का क्रेडिट का टोटल करोगे, बी से माइनस कर दोगे, आप पहुँचोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या है भैया, ये है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किस किस की, ए की एंड बी की। ये कौन सा बैलेंस है, ये है मेरे पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस। ये मेरे पास भाई क्रेडिट बैलेंस है। बताओ तुमको ये भी नहीं आ रहा है? मतलब जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। अरे ऐसे नहीं होता बाबूजी, बैलेंस तो समझो कम से कम। देखना यहाँ पर ध्यान से, अगर लिखा हुआ हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रही बात? तो ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होता है वही वाला होता है। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ये आपका डेबिट ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो रही है? लेकिन जब आप क्लोजिंग की बात करते हो तब रिवर्स हो जाता है। ये वाला जब आप देखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका है क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस। आ रहा समझ में? और जैसे ये रहेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये है आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग में तो जिस साइड है वही वाला बैलेंस, क्लोजिंग में उल्टा हो जाता है। ऐसे करके समझो। ये समझे, ये कौन सा है, डेबिट। ये कौन सा है, डेबिट। ये कौन सा है, क्रेडिट। ये कौन सा है, क्रेडिट। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब लास्ट वाले स्टेप पे जो सीखना है, यहाँ पर ना सिंगल लाइन ही खींचना है, ठीक है, डबल मत करना। यहाँ तक आप पहुँच गए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी को ही आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से समझना, जो आपने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। ये क्लोजिंग क्रेडिट है, ये ओपनिंग क्रेडिट है। ये लिख दिया आपने टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसके बाद आप लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लिख दिया आपने, ये दोनों। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से पहुँच जाओगे। ठीक है, आगे की कहानी अब मैं समझाता हूँ। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब देखो, आपको ए और बी की कैपिटल पता चल गई, आपको भाई ए की कैपिटल पता चल गई, प्लस आपको बी की कैपिटल पता चल गई। ठीक है, ए की कैपिटल क्या थी, 354,000, 354,000। बी की कैपिटल क्या थी, 226,000, 226,000। नहीं आया समझ में? करो इसका टोटल क्या आ रहा, 354,000 प्लस 226,000 618,000। कितना, 618। 618,000। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो कैपिटल है ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है, तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? तुम बोलोगे मुझे समझ में आ रहा है कि भैया जब ये नया वाला पार्टनर था वो तो 1/5 शेयर के लिए आया,
अगर मैं 1 में से 1/5 को माइनस करूँगा तो 4/5 ही बचेगी। इसका मतलब जो ये वाली कैपिटल है ये 4/5 के बराबर है। लेकिन अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल चाहिए भाई साहब, अगर मुझको क्या चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा 618,000 और रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मुझे पूरी फर्म की मिल जाएगी। 618,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4 कितना आ रहा? 772500 अब यहाँ पर समझना कि अगर मैं फर्म की कैपिटल में से माइनस कर दूँ एस कैपिटल, सुनो कैलकुलेशन में मत जाओ, प्लस 20 कैपिटल में अगर माइनस कर दूँ तो मुझे सीस की कैपिटल मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? नहीं आया समझ में आपको? तो मैं अगर 7725 ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, यही थी 772500 माइनस 618,000 कर दो तो क्या आ रहा आंसर? 1,54,500 1,54,500। तो ये मेरे पास सी की कैपिटल निकल जाएगी प्रोपोर्शनेट वाली 1,54,500 ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक, यहाँ तो 145 आ रहा, क्या गड़बड़ करी? 3,354,000 प्लस 226,000 टोटल आ रही 580 आ रही है। 580 कैसे आ रही? जोड़ के तुमने यहीं पर गलती करी। 3,54,000 226 है ना, 3,54,000 प्लस 226,000 580 आ रही है। जहाँ पर तुमने 618 लिखाया ये आ रही 5,80,000 रुपये। ठीक है, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। 5,80,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 तो 7 लाख, ये आ रही 7,25,000 रुपये। क्लियर हो रहा? अब मैं इस अगर 7,25,000 में से, अगर मैं 7,25,000 में से माइनस कर दूँ 618,000 तो आंसर अब तो और ज़्यादा 618 नहीं होगा ना? क्यों? ये वाला होगा ना? क्या? ये 58। हाँ ठीक है, 7,25,000 तो ये मेरे पास पहुंच गया। इसमें से माइनस में क्या कर दूं 5,80,000 रुपये। 7,25,000 माइनस 5,80,000 रुपये, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 145। अब आया समझ में? 145,000 ये क्या हो जाएगी? सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो जाएगी, सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इतना थोड़ी बहुत बात समझा पाया मैं? तो वो तो ला ही रहा था ये आपको 145 भी समझ में आ जाएगा। बाकी आप क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको आप दोनों तरफ लिख दोगे। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, टू बैलेंस का राइट डाउन सेम तीनों का, इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। आया? अब देखना ध्यान से, ये बैंक में 145 ये है, 20,000 मेरे पहले से थे पड़े हुए, नहीं थे? हाँ। कहाँ गया वो बैंक? ये थे 20,000, ये थे 20,000, ये थे 145 ये लेकर आ गया, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 165,000। इसे हम कैशियर बैंक के बैलेंस शीट में है ना, ये मैं अपने बैंक में दिखा दूंगा 165,000। तो आपको ये बैंक समझ में आ जाएगा कि ये 165,000 कहाँ से आया। 20,000 कहाँ दिए? एक बार दिखाना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस नहीं था, पहले से भी तो थे मेरे पास 20,000 रुपये। ये अच्छा कैशियर बैंक में पहले से 20,000 रुपये थे और 145 वो लेकर आया। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर एक क्लोजिंग कैपिटल तो आपको पता चल गई है। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दोगे कि कैपिटल ए की, बी की और सी की, ये हो जाएगा। और जैसी आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच, आपको भैया बहुत खुशी मिलने वाली है। ठीक है साहब, करिए फिर इसको।